बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, किसी भी मुल्क की तरक्की में मईशत कलीदी हैसियत रखती है। डॉलर आए रोज़ बढ़ता हुआ नज़र आता है पाकिस्तान के अंदर और रुपए की कदर गिरती हुई नज़र आती है। रुपए की कदर को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और डॉलर को किस तरह से मुस्तहकम किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान राव साहब। बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने हमें वक्त दिया। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही अहम और ज़ाहिर है कि मुल्क की खुशहाली इसके साथ वाबस्ता है। बहुत सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो अनबैलेंस हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार डॉलर का भी है। किस तरह से डॉलर को काबू किया जा सकता है? क्या इसका फार्मूला क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। जो आपकी स्टेबिलिटी है नेशन की, कौम की, मुल्क की, उसका पैरामीटर आपकी इकॉनमी होती है। ठीक है, ठीक है। और उसको जब आप दुनिया के लेवल पे परखते हैं तो पैमाना हमारे यहाँ कोई इंटरनेशनल करेंसी होती है कि उस करेंसी के मुकाबले में आपके रुपए की कीमत बढ़ रही है, कम हो रही है, किस स्पीड से कमी बेशी हो रही है। चाहे आप अमेरिकन डॉलर ले लें, चाहे आप जर्मन मार्क ले लें, चाहे आप यूरो ले लें, पाउंड ले लें, कुछ भी ले लें, उसके मुकाबले में आपके रुपए की वैल्यू अगर बढ़ रही है, इसका मतलब है कि आपकी इकॉनमी स्टेबल हो रही है। अगर कीमत गिर रही है, इसका मतलब है कि आपके यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, इकॉनमी गिर रही है आपकी। अब सवाल ये है कि हम अपनी इकॉनमी को कैसे बढ़ाएं, बेहतर करें, इम्प्रूव करें। ठीक है। तो दो ही चीज़ें हैं। किसी घर की, ख़ानदान की, कबीले की अगर फाइनेंशियल कंडीशन आपने बेहतर करनी है तो उसका सिंपल फार्मूला एक ही है, कमाने वाले ज़्यादा हों, खाने वाले कम, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी, घर भी अच्छा हो जाएगा, गाड़ियाँ भी आ जाएंगी, रिहाइश बेहतरीन होगी। खाने वाले ज़्यादा हैं, कमाने वाले कम हैं, तो चीज़ें बेच बेच के भी आखिरकार झोंपड़ी पे आ जाएंगे। ठीक है। अब हमारे यहाँ जो आबादी है, जो कौम है, अफरादी क़ुव्वत है, मैं आबादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। पॉपुलेशन प्लानिंग इस एतबार से कि आबादी घटाई जाए, मैं मुखालिफ हूँ इसका। अच्छा। हाँ, मैं कहता हूँ आबादी बढ़ाई जाए। आपने अभी जिक्र किया था कि 3 सोर्सेज अगर किसी कौम के पास हों, कुदरती वसाइल, आबादी और दिमाग, वो कौम मकरूज़ नहीं होती बल्कि कर्ज़े देती है। तो आबादी का नुकसान नहीं होता। मेरा फार्मूला ये है कि अगर कोई अपाहज शख्स भी इस दुनिया में है और उसको आप किसी काम पे लगा देते हैं तो वो अपनी 2 रोटी खा के 2 बचा भी लेता है। बिल्कुल, इसमें कोई अपाहज की हालत कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। और जो लोग सेहतमंद हैं, अगर आप उनको मौके दें, वो काम करके दुनिया को खिलाएंगे। बिल्कुल। आबादी का क्या नुकसान है? इंसान का कोई नुकसान नहीं है। शर्त यह है कि उसको मैनेज किया जाए। अब पॉपुलेशन प्लानिंग का मतलब ये कि पॉपुलेशन के लिए प्लानिंग की जाए। सही सही। कि उनको उनसे काम क्या लेना है। ये नहीं है कि पॉपुलेशन प्लानिंग ये है कि 2-2 पे आ जाओ, फिर 1-1 पे आ जाओ। एक दिन आएगा कि एक भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखना ये है कि काम करने वाले लोग कितने हैं। वैसे हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट है पॉपुलेशन प्लानिंग का, वो तो यही काम करता है। हम तो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, के लिए प्लानिंग तो नहीं करता। हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं। देखिए, उसका भी मकसद जो है ना वो और है। मकसद ये होता है पॉपुलेशन प्लानिंग का कि लेडीज़ को, वो हमारा लेडीज़ का ये ज़्यादातर को लेडीज़ को वो एजुकेट करें कि वक्फ़ा कितना रखना चाहिए एक सेहतमंद औलाद के लिए, अपनी सेहत भी सही रहे, बच्चों की सेहत भी सही रहे, और क्या तरीक़े होते हैं वक्फ़ा करने के, और बच्चों की परवरिश किस तरह से करनी चाहिए, उनका हाइट, वेट वगैरह ये चीज़ें कैसे आपने देखनी है, मैनेज करनी है। तो पॉपुलेशन प्लानिंग का मतलब वो असल में तो ये है कि वो एक सीक्वेंस सीख लें, एक डिसिप्लिन सीख लें। अब एक औरत अगर हर साल बच्चा दे रही है तो उस बच्चे की पैदाइश की वजह से उसकी सेहत पर तो असर पड़ेगा, और वो बच्चे को भी 2 साल दूध नहीं मिला तो उस पर भी असर पड़ेगा। उसमें भी असर पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और ज़्यादा बच्चे हों और सोर्स ऑफ इनकम ना हो तो उस पर भी असर पड़ेगा। तो मैनेज करना है इस हिसाब से कि वक्फ़ा इतना हो कि बच्चे को 2 साल दूध मिले, माँ की सेहत सही रहे, बच्चों की सेहत सही रहे, उनके खाने पीने का इंतज़ाम प्रॉपर हो। तो असल में बाकी जो इंतजाम है ना कि बच्चों के खाने पीने का कह लें, वो तो असल में गवर्नमेंट का काम है।
कि गवर्नमेंट बच्चे की पैदाइश से लेके उसकी ज़िम्मेदार हो, उसका दूध का इंतज़ाम भी करे, उसकी खुराक का इंतज़ाम भी करे, उसकी फिर तालीम का भी करे और उसके बाद उसकी मुलाजमत का भी करे, और सारे ये तो हैं गवर्नमेंट के। बहरहाल ये हमारे ख्याल की बातें हैं, बिल्कुल सही बात है, ये हम फिर किसी वक्त करेंगे, लेकिन हम वापस आते हैं। अब आती हैं कि आपकी इकॉनमी कैसे स्टेबल होगी। ठीक है, उसकी सिर्फ एक सूरत है बस, कि कौम का हर फर्द काम करे आप, और वो काम करने के लिए सूरत क्या होगी। देखें, पहले था ज़मीन पे एक घर के 10 अफराद हैं, 10 के 10 एकड़ पे ही काम कर रहे हैं, हल चलाना था, चारा काटना, सारे काम अपने हाथ से होते थे, मैनुअल वर्क। ठीक है, और बस वो उसमें कमाते थे, खाते थे और कुछ नहीं। अब ऐसा सिस्टम आ गया है कि कई मुरब्बे, एक आदमी, एक ट्रैक्टर, एक दो नौकर, मतलब कुछ भी नहीं करता, वो अपने घर में सोया होता है और वो सिर्फ मशीन करता है और उसके सारे काम हो जाते हैं। एक ज़माना था गंदम निकालने के लिए महीनों लगते थे। अब आपके ख्याल में जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे अफराद हैं, जिन्हें इंसानी मसाइल आप कह रहे हैं, वो काम नहीं करना चाहते या वो काम करना चाहते हैं और उन्हें मौके नहीं मिलते काम करने के? दोनों सूरतें हैं। अच्छा, एक तो पहली बात मैं ये बता दूं कि ज़राअत अब हमारा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत थोड़ा रह गया है। ठीक है। दूसरा, इसको भी बेहतर किया जा सकता है कि थोड़ी थोड़ी ज़मीन पे भी कई आदमी काम कर सकते हैं। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ गया ना? नहीं, सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ेगा? वो तो उसी तरह से देखें, सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि पहले 1 एकड़ में 20-25 मन गंदम मुश्किल से होती थी। अब गंदम की वो वैरायटी तक चेंज होके, यानी देसी गंदम, जायका तो वो नहीं रहा, लेकिन अब गंदम 100 मन तक चली जाती है। 100 मन तक चली, ये इस तरह से तो हो गया है। अदरवाइज पॉपुलेशन के हिसाब से वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना। ठीक है। अब सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा कि जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एम्प्लॉय कर सकें, तो वो तो काश्तकारी में नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी चीज़, पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे हम चाइना वगैरह को देख लें, वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को इतना फैसिलिटेट करें कि घर घर इंडस्ट्री लगे, हर आदमी काम करे। अब उससे आगे एक और इंडस्ट्री आ गई है, ये आपकी ये जो मोबाइल, ये इतनी बड़ा कारखाना है कि इस पे बैठ के एक लड़की अपने घर में, या एक चलो 8-10 हज़ार का कंप्यूटर रख ले, ठीक है, लैपटॉप रख ले, ठीक है, एक अपने घर में बैठ के लड़की भी जो फील्ड वर्क नहीं कर सकती, अपने घर में बैठ के लाखों रुपया महीने का कमा लेगी वो। ऐसी इंडस्ट्री आ गई है और कमा रही है दुनिया। बिल्कुल कमा रही है, इसमें तो सब जानते हैं। और इंडिया में सॉफ्टवेयर हाउसेस बना बना के उन्होंने बहुत बड़ा जरिया आमदनी बना लिया है। हमारा ध्यान ही नहीं इन चीज़ों की तरफ। तो आबादी ज़्यादा नहीं है हमारी, आबादी की हमें ज़रूरत है, हमें दुनिया में सर्वाइव करना है। इतना बड़ा मुल्क चाइना हमारे सर पे बैठा हुआ है, हमें पॉपुलेशन कम करके हम किसका मुकाबला करेंगे? इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा है। अच्छा, पॉपुलेशन की तो बात, मैं तो असल में मेरा जो सवाल है वो तो है इकोनॉमी के हवाले से। अब इकोनॉमी में वही बात आ गई कि आपकी आबादी जितनी भी है उस सबको काम पे लगाएं। काम पे लगाने के लिए इंडस्ट्री को डेवलप करें। इंडस्ट्री के बाद ये जो कंप्यूटर की इंडस्ट्री है, इसको आप मैक्सिमम करें। इंडिया भी तो कर कैसे करें? मतलब इसका क्या फार्मूला है आपके पास कि हम किस तरह से देखें ना? सबसे पहली चीज़ बेसिक एजुकेशन चाहिए, तो उसके बगैर तो नहीं होगा। 100% एजुकेशन करनी पड़ेगी कौम की। अब आप कहेंगे कि इतने सोर्सेज नहीं हैं कि हम 100% कौम के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बनाएं और पढ़ाएं, तो एक पैसा भी नहीं चाहिए। आपके हर गांव में नंबरदार मौजूद है, गवर्नमेंट की अलाट ज़मीन उसके पास है, 50,000 महीने का उसको उसका ठेका मिलता है। महीने का कह रहा हूँ मैं, क्योंकि साल का तो ज़्यादा बन गया ना। महीने का 50,000 ही समझो तनख्वाह ले रहा है। वो करता क्या है? मालिया जमा करके देता है, जो इतना भी नहीं होता कि वो उसकी तनख्वाह 1 महीने के बराबर भी ना हो शायद। क्या मालिया थोड़ा थोड़ा होता है। गांव में एक NGO बनाओ, सोशल वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी बनाओ, गांव के नौजवान गांव के रफाही काम करें, गांव में से मुखिया हज़रात से डोनेशंस। वो NGO क्यों बनाए? गवर्नमेंट क्यों नहीं वहाँ पे जाके? तो गवर्नमेंट बनाएगी ना, उसके ज़रिए से, DCO के हुक्म से वो बनाएगा ना, गवर्नमेंट बनाएगी। हर गाँव में पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी होनी चाहिए वॉलंटियर्स की। अच्छा, ठीक है। वो वॉलंटियर्स जज्बे के साथ, ऐसे लीडरशिप हमारी जो ना वो डेवलप होगी। वो बच्चे नौजवान जो लीडरशिप में आएंगे वही आगे जाके लीडर बनेंगे, और सोशल वर्क करके लीडर बनेंगे तो सोशल वर्क ही करेंगे, कौम की कश्ती को निकालेंगे। और अगर दूसरे लीडर बनेंगे कि वो खाने पीने वाले, तो फिर वो चल ही रहा है। अब वो लोग, वो नौजवान, वो वॉलंटियर्स अमीर लोगों से थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करेंगे, कुर्बानी की खालें इकट्ठी करेंगे, और वो उससे इंतज़ाम करके
थोड़ी सी तनख्वाह देनी है मुलाजमीन को, टीचर्स को, मस्जिद में बिठा के पढ़ाना है, कोई ख़र्चा नहीं है, किताबें सरकारी सिलेबस कोई महंगा नहीं है, तो मुफ्त में आपकी तालीम हो सकती है। पूरी कौम का एक एक बच्चा बच्ची स्कूल जाए, सुबह बच्चियों की क्लास 4 घंटे, नहीं, ये तो इसके लिए तो वो जरूरी नहीं है कि जब आप एजुकेट हो गए आप उन लोगों को एनजीओज और उनको आप चंदे पे लगा दें, ये तो जरूरी नहीं है। जरूरी क्यों? देखें, जब तक किसी कौम में आप जज्बा पैदा नहीं करते उस कौम से कुछ हासिल नहीं तो होगा। जज्बा आप चंदा इकट्ठा करने का तो ना हाँ, पैदा ये भी करें ना। ये इसका हिस्सा है। देखें, एक मैं MBBS डॉक्टर हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, MCPS हूँ, मैं चंदे इकट्ठे करके लोगों से ज़कात अतियात मांग के और ये अपने बड़ा इदारे चला रहा हूँ। मैं देखें इस बात पे मैं आपसे बिल्कुल मुतफिक नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आप चंदे के हवाले से अगर आप बात करें, अगर आप ये बात करें कि जी आप फंड्स जनरेट करके और फंड्स भी आप चंदा इकट्ठे करके तो एक कोई भी इदारा है वो ये चंद लोग तो कर सकते हैं, ओवरऑल ये मुमकिन नहीं है, ओवरऑल मुमकिन नहीं है। आप अगर 50 लाख इस तरह के स्कूल बनाते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कि उसमें से 50 लाख के अंदर से आपके 50 तो शायद चल जाएं, बाकी लोग खा जाएंगे पैसे। स्कूल बनाना ही नहीं है, और ये वॉलंटियर्स, ये लोगों में अंदर एक शऊर और जज्बा और सोशल वर्क और खिदमत खल्क का जज्बा पैदा करना, ये तो मस्ट है, इसके बगैर तो मुसलमान का तस्वर ही नहीं है। और आपका क्या ख्याल है कि स्कूलों के ऊपर स्कूलों का जो फंड रखा जाता है पंजाब के अंदर कितना होगा? देखिए, फंड्स तो स्कूलों के जितने स्कूल हैं उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा। एजुकेशन का फंड कितना होता है? एजुकेशन का फंड हमारे पास तो पता नहीं 1.5 या 2% हो, लेकिन कौमों के पास तो या 2.5 या चलो 3, 4, 5 भी लगा लें, कौमों के पास तो 13% तक भी का एजुकेशन का फंड होता है। तो जो लोग अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एजुकेशन अब मैं ये बताता हूँ कि पंजाब का जो फंड है वो 300 अरब के लगभग है, और पंजाब के अंदर से जो आपकी सारी फंडिंग इकट्ठी होती है, बमा उसके खाले, जो कुर्बानी की खालें, अतियात, ज़कात और हर वो चीज़ जो आप किसी गरीब को भी देते हैं, सदकात जिसको आप कहते हैं, ये सारा कुल मिला के तो ये 102-3 अरब रुपए बनता है। तो आप सिर्फ एजुकेशन में ये जो शॉर्टफॉल है इसको फिल करने के लिए आप कह रहे हैं कि जी हमें उसमें जाना चाहिए कि हम लोगों से फंड्स इकट्ठे करें और इस शॉर्टफॉल को, क्योंकि अगर आप जिस तरह से आप प्लान कर रहे हैं कि हर गांव के अंदर और हर सतह के ऊपर स्कूल होना चाहिए, अगर हम उसको करते हैं तो हमें 300 से कहीं ज़्यादा, कितने ही 300 हमें चाहिए, 300 अरब चाहिए। हम 300 अरब के साथ 300 अरब का ही अगर टारगेट रखते हैं तो आपके जितने भी इदारे इस वक्त फंडिंग करते हैं, जितने भी लोग फंडिंग करते हैं, जितनी भी सदकात ज़कात इकट्ठी होती है वो 102-3 अरब रुपए होती है। तो आप 300 अरब रुपए कहाँ से पूरे करेंगे, कैसे पूरे करेंगे? उस हम गवर्नमेंट के खजाने की तो बात ही नहीं कर रहे। मैं गवर्नमेंट के खजाने की बात नहीं कर रहा, तो मैं लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो लोग रफाई कामों में जो ज़कात देते हैं, सदकात देते हैं और कुर्बानी की खालें देती हैं, वो कुल मिला के पाकिस्तान के अंदर 102-3 अरब होते हैं। अच्छा, अब अगर यूँ आप हिसाब लगाएंगे ना जी, एक गांव में कितने लोग ये देते हैं डोनेशंस, ठीक है, तो आपको बहुत थोड़ी सी मिलेगी। मिलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ हर गांव में तो वो NGO नहीं है जो इकट्ठी करे उसको। नहीं, इकट्ठी करना एक अलग बात है। वो जब जाके देंगे शौकत खानम को, तो एक गांव में नहीं बल्कि 10-20 गांव में से एक आदमी होगा। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि 10-20 वो एक गांव में 10-20 होगा। गांव की जो सूरत हाल है माशी तौर पे वो इतने कमज़ोर हो चुके हुए हैं कि गांव में वो अपने बच्चों की फ़ीस पे नहीं कर पाते, जो 15-20-30 रुपये होती है। मतलब अगर आप वाक़ई कंडीशन उनकी देखिए गांव के अंदर भी मुख्तलिफ़ तरह के गांव हैं। मुमकिन है कि जिस गांव से मेरा और आपका वास्ता हो, वहाँ के कुछ लोग उस गांव से कोई बैरून मुल्क चले गए हों, कोई शहरों में आ गए हों, कुछ कमाते हों और फिर वो कुछ दे भी सकें। लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जो वाक़तन गांव हैं और जहाँ पे ज़रिया आमदन मासवा इसके कि बकरियाँ पालनी, मासवा इसके कि वो अपनी ज़मीनों पे काम करके तो कुछ, तो वहाँ पे आप किस तरह से स्कूल को, एजुकेशन को उनके रहमो करम पे छोड़ देंगे? देखिए, हम एवरेज को लेंगे तो एवरेज गांव ऐसे हैं कि जिसमें कोई 2-4 स्कूल टीचर भी होते हैं, कोई मुलाजमीन भी होते हैं, कोई 2 मुरब्बे का मालिक भी कोई ना कोई होता है। तो ऐसे लोगों से फंड्स लेने जब नौजवान क़यादत जाएगी, इनकार कोई नहीं करेगा। मेरे पास अगर मेरे गांव के बच्चे आएँ
कि जी हम ये एक सिलसिला कर रहे हैं, कोई भी रफाई काम हो, तो आपसे हमें मंथली 1000 रुपया चाहिए, 2000 चाहिए, तो मैं खुशी से दूंगा कि ठीक है जी। आप तो खुशी से देंगे सर, मैं वही बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग स्कूल टीचर है, उसकी तनख्वाह 50,000 है, 500 रुपये मांगेंगे वो दे देगा। अब बाज और आजकल तो अगर देखें 500 रुपये सिर्फ अगर आप मांगेंगे तो आपको शायद दे देगा, लेकिन अगर 10 लोग उसके पास आएंगे 500 मांगने के लिए, तो फिर तो नहीं। बाकी चीज़ों पे तो देखें, एक सोशल वेलफेयर सोसाइटी होगी एक गांव में, उसके अलावा किसी को मांगने की कोई इजाज़त नहीं होगी कि कोई भी आके वहाँ से मांगे और कुछ इकट्ठा नहीं। उस गांव का फंड उसी गांव पे लगेगा, कहीं बाहर नहीं जा सकता, ये भी पाबंदी लगा। तो इसमें तो फिर आप एक और काम भी कर सकते हैं कि एक गांव, जिस तरह से एक शहर के अंदर आप अगर किसी भी शहर में एंटर हो रहे हैं, वहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। वो तो पहले ही बहुत लगे हुए हैं, ठीक है ना। वो मैं वही बात कर रहा हूँ। तो वो टोल टैक्स इसीलिए होता है कि आपने जो जिस भी शहर से आप गुजर रहे हैं, तो उस शहर के फंड के अंदर बेसिकली जमा होगा, लेकिन वो तो उसकी एक कहानियाँ अलग है। तो इसका मतलब है कि आप गांव की सतह में लोगों को खुद कफील करना चाह रहे हैं कि गांव की इनकम से, गांव के ही जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्हीं के फलाह बहबूद के लिए वो सारा पैसा जो है वो वहीं पे ही खर्च हो, वो कौमी ख़जाने में ना आए। यही बात है जी, बिल्कुल, कि गांव की सतह पे जितनी इनकम हो रही है उसका जो भी टैक्स अपनी मदद आपके तहत वो बन रही है, बेसिक काम कर लें, तो वो अपने काम खुद ही करे। तो फिर गवर्नमेंट कैसे चलेगी? देखिए, गवर्नमेंट का हिस्सा तो वो ले ही नहीं रहे, हम नहीं ले रहे। गवर्नमेंट उसे मालिया लेती है, वो लेती रहे। गवर्नमेंट एक गांव से और क्या लेती है, कोई हम उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं रोक रहे। हम तो मुखैर हजरात से रिक्वेस्ट करके डोनेशन थोड़ी सी लेके और टीचर्स को तनख्वाहें देंगे, और तनख्वाहें देहातों में क्या होती हैं, 2-3 हज़ार टीचर्स की तनख्वाहें आप 2-3 हज़ार। मैं मुझे याद है, मैं एक जगह पे गया और हमने उनसे ये कहा कि जी आप अपनी बच्चियाँ उनको ट्रेन करें सिलाई कढ़ाई के अंदर, और हम उनको 7,000 रुपये, ये बड़ी पुरानी बात है कि हम 7,000 रुपये उनको कमाने के हुनर दे देंगे कि वो घर बैठी 7,000 रुपये माना कमा लेंगी। तो एक साहब वहाँ से उठे और उन्होंने कहा कि जी आप मुझे बताएं कि एक औरत घर में कितने काम करती है, और अगर ये काम आपने बाहर से करवाने हैं तो कितने में होंगे। उसने एक एक चीज़ गिनवाई और उसके बाद उसने कहा कि ये 15,000 रुपये वो घर में बैठी 15,000 रुपये का काम करती है। आप उस खातून को कह रहे हैं कि उस खातून को आप बहुत ट्रेन करके तो इस काबिल बनाएंगे कि वो 7,000 रुपये का काम करेगी, यानी आप 15,000 रुपये का काम छुड़वा के उससे तो 7,000 रुपये का काम करवाना चाह रहे हैं। नहीं, हम 7,000 का क्यों करवाएंगे, हम तो 7 लाख का करवाएंगे। नहीं, अब जैसे आप एक बच्चे को घर से उठाया, तालीम दे दी। अब जैसे आपने फरमाया ना कि वहाँ पर एक टीचर है, तो उस टीचर को आप देंगे 2,000 या 3,000। आपने अभी फरमाया ना कि उसकी जो तनख्वाह गांव में होती है वो 2,000 या 3,000 होती है। असूलन तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छी हुकूमत को तो ये चाहिए, एक अच्छी हुकूमत, बेरोजगारी है ना। नहीं देखें, बेरोजगारी का फिर आप फायदा उठा रहे हैं ना। फायदा तो उठाया जाता है। नहीं, देखें हर जगह फिर लीडरशिप कहाँ गई। देखें लीडरशिप का काम ये है, डिमांड एंड सप्लाई देखना है। लीडरशिप का काम ये है कि लीडरशिप ने अगर ये फैसला किया है कि पाकिस्तान के अंदर एक मजदूर की तनख्वाह कम से कम 17,000 रुपये होगी, तो फिर हर एक मतलब 17,000 से कम का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता ना। 17,000 तो मिनिमम होनी चाहिए। तो आप फिर इसका मतलब है कि ज्यादती कर रहे हैं उस खातून के साथ या उस टीचर के साथ कि जिसको आप 2,000 या 3,000 दे रहे हैं। देखिए, एक घर में 4 बच्चियां हैं। अब घर में काम 4 बच्चियां करें और या टीचिंग टाइम के बाद करें तब भी हो जाएगा, 2 बच्चियां होंगी तब करें तब भी हो जाएगा। काम घर का इफेक्ट नहीं होता, उन्होंने करना ही हो जाता है। अब 4 बच्चियां बेरोज़गार हैं, पढ़ी लिखी हैं। अब उन्हें अगर 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार मिल गया, कोई 10-15 हज़ार रुपया बन गया, उनका गुजारा हो गया। अगर वो सारी फारिग बैठी हैं तो क्या करेंगे? अब 17,000 18,000 आप दे नहीं सकते, उनको जॉब मिल नहीं सकती, तो क्या करेंगे? भूखी मरेंगी। भूखे मरने से बेहतर है सूखी रोटी तो खा लें। तो इसका मतलब है कि आप हर एक के काम को, मतलब ये जो बेरोजगारी फिर है, जितनी भी बेरोजगारी है, जितने लोग बेरोजगार हैं, उनको फिर इसका मतलब है कि आप ब्लैकमेल करेंगे कि ठीक है जी आपके पास अभी काम तो है नहीं। देखिए ना, एक बंदा है, उसकी कॉम्पिटेंसी है कि वो उसने जो भी पढ़ा है, जो नॉलेज है उसके पास, उसको अगर वो बाहर जाके मार्केट करता है तो उसको बाहर पैसे मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए।
अब बाहर जाना नहीं चाहता, यहाँ पर उसके पास वसाइल नहीं है कि वो अपनी उस कॉम्पिटेंसी को किसी यूज़ में लेके आए, तो आप फिर उसके साथ जुल्म करेंगे ना कि आप उसे कहेंगे यार तेरे पास पैसे है तो नहीं, नौकरी तो नहीं है और तू भूखा तो मर रहा है, तो चल तू ये 5,000 ले ले, 10,000 ले ले। देखें, डिमांड एंड सप्लाई, अगर बाज़ार में ज़रूरत ज़्यादा है ऐसे लोगों की और लोग कम हैं तो इनकम्पिटेंट को भी ले लिया जाएगा और तनख्वाह भी अच्छी दे दी जाएगी। और अगर लोग मारे मारे फिर रहे हैं वो डिग्रियां लेके और जॉब वो उसकी वो फिर लीडर का काम क्या हुआ? लीडर का काम तो ये होना चाहिए ना कि लीडर एक ऐसा माहौल क्रिएट करे कि जिसके अंदर डिमांड पैदा हो। माहौल बनने में टाइम लगेगा ना सर, टाइम, माहौल तो बनेगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका हर शहरी मुल्क का कैसे काम करेगा, कैसे आएगा? और उसकी वो इंडस्ट्री में काम करेगा, उसकी तनख्वाह भी पूरी होगी। देखिए ना, अब आप दो तरफ, लेकिन टाइम तो लगेगा। अब देखिए बात यह है कि जब टाइम लगेगा, वही वाली बात है कि पहले मुर्गी होगी या पहले अंडा। बात यह है कि अगर आपने मईशत को सीधा करना है तो मईशत को सीधा करने के लिए आपको पहिया चलाना पड़ेगा इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री का पहिया चलाने के लिए आपको तालीम देनी है, तालीम देने के लिए आपको वसाइल चाहिए, वसाइल आने हैं मईशत से, इंडस्ट्री से। वसाइल आपके पास तो है नहीं ना, खजाना खाली है, आपने काम भी करना है। तो आप देखें, लोग वॉलंटियर तौर पे भी पढ़ाते हैं, बगैर तनख्वाह के भी पढ़ाते हैं, कहीं से रोटी का इंतज़ाम हो तो पढ़ा लेते हैं। अब एक के पास रोटी का इंतज़ाम नहीं है, उसको रोटी तो देनी है कि नहीं, उसकी रोटी बन जाएगी, कौम की तालीम हो जाएगी। आप इस चीज़ में अगर उलझे रहेंगे कि जी 18,000 होगा तो नौकरी करेंगे देंगे, वरना घर बैठे भूखे मर जाओ। आप उनको दोनों तरफ से कंप्रोमाइज़ होता है, आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए, उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए, उनको रोटी मिल जाएगी, आपके बच्चों को तालीम मिल जाएगी, दोनों का काम चल जाएगा, कौम एजुकेटेड हो जाएगी, उनका गुजारा हो जाएगा। जब गुजारा हो के आप इस स्टेज पे आ गए कि आपकी पढ़ी लिखी नस्ल आ गई, अगर किसी शख्स को 5 साल की हुकूमत मिलती है तो 5 साल के अंदर जो बच्ची आज 5 साल की है उसको अगर आपने अपने फार्मूले के तहत पहले तालीम देनी है और आपने इंडस्ट्री को बाद में देखना है, तो 5 साल में तो मुश्किल 5वीं तक जाएगी, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। वो हुक्मरान कैसे मईशत को बेहतर करेगा? देखिए, वो बच्ची तो 5वीं तक जाएगी, लेकिन आपने जब ये यूनिवर्सल फार्मूला बना दिया, पूरी कौम पे लगा दिया, आपकी 100% एजुकेशन आ गई। कैसे हो गई ना, सिलसिला शुरू हो गया। अब वही बच्ची ने आखिर वो मजीद 5 साल के बाद मैट्रिक हो जाना है, फिर उसके बाद उसने पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाना है। तो इसका मतलब है कि तालीम पे आ गई, मईशत को बेहतर करने और आपकी मईशत डिस्टर्ब नहीं हुई, आपका खजाना बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो लोगों ने अपनी मदद आपके मेरा आज के प्रोग्राम में जो सवाल था वो ये था कि एक तरफ डॉलर की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे काबू में कोई चीज़ है ही नहीं, और डॉलर की कीमत जब तक नीचे नहीं आएगी, जब तक रुपए की कदर ऊपर नहीं जाएगी, तब तक हम खुशहाली के ख्वाब देखना ये महज एक दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। इसको कैसे बेहतर करेंगे, इसको किस तरह से अभी मौजूदा सूरत हाल में जो करंट सिचुएशन है, देखें आइडियल सिचुएशन तो किसी के पास भी नहीं होती, चाहे आप जो मर्जी कर लें, आपको इदारा चला रहे हैं, आपको मुल्क चला रहे हैं, आपको घर चला रहे हैं, आइडियल कंडीशन में कि वो एक वो आपकी मर्जी की फ़िज़ा पैदा हो जाए, वो तो हो ही नहीं सकता। आपको बसा औकात कांटों की माला पे बैठ के तो ये सारे काम करने पड़ते हैं। किस तरह से आज की इस कंडीशन के अंदर, आज की सूरत हाल के अंदर आपको अगर ये इख्तियार दे दिया जाए कि जी आप इसकी मईशत को बेहतर करें और आज ही से इसमें बेहतरी नज़र आनी चाहिए। इमरान खान को तो हम 2 साल देने को तैयार नहीं है, उसको तो हम कह रहे हैं कि 2 सालों में किया गया है, खुद हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि जी हम 25 साल लगाएंगे इसके अंदर। आज की कंडीशन में, आज की सूरत हाल में हमारे पास कोई फार्मूला मौजूद है कि जिसके तहत हम डॉलर को नीचे ला सकते हैं, जिसके तहत हम अपनी रुपए की कदर को बेहतर कर सकते हैं, इंडस्ट्री को चला सकते हैं? जी, हमारे पास कुछ यानी पैसा चाहिए जिससे हम इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करें और उसको चलाएं, और फिर लोगों कहाँ से पैसा निकालेंगे? कहाँ से आएगा? अब पैसे की बात आती है कि पैसा कहाँ से आएगा। हम जो लेते हैं इनकम टैक्स, जो कमाए अपनी इनकम का 10% हर महीने दे, चाहे बाकी सारे टैक्स ख़त्म कर दें, 10% हर शख्स अपनी कमाई का हर महीने जमा करवाए, और उस पर सॉरी मॉनिटरिंग हो जाए थोड़ी सी कि कौन कितना कमा रहा है और 10% दे रहा है कि नहीं दे रहा। मंथली ये चीज़ तय हो जाए, आपका ख़जाना इससे भी भरेगा, मंथली देना है वो अपने टैक्स। नंबर 2, आपकी ज़कात, इतना बड़ा सोर्स है जो हम नहीं ले रहे, गवर्नमेंट लेती है, थोड़ी सी लेती है, वो जो होनी चाहिए उससे कुछ भी नहीं है।
ज़कात को भी इस तरह कर दें कि अपनी डेट ऑफ बर्थ पे हर आदमी जमा करवाए, लिहाजा पूरा साल जमा होती रहेगी। जो आप फार्मूला बता रमज़ान रहे में हैं, नहीं ये होगी। जो आप फार्मूला बता रहे हैं, इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट होने में, इसका पूरा सिस्टम बनने में और ये ग्रास रूट लेवल तक जाने में इसको टाइम लगेगा। कितना लगेगा? इसको सालों लगेगा। महीना लग एक जाएगा महीना नहीं लगेगा सर। सर क्यों महीने लगेगा? तक कैसे आप अच्छा आप ये बताइए, यहाँ कि तो हमारी एक- ट्रैफिक का निज़ाम संवरने में कितना टाइम लगेगा? ट्रैफिक का देखिए- निज़ाम संवर देखिए, जाए कितना टाइम ठीक लगेगा है। इसमें? आप कितने आप कैमरे, आप मोबाइल, वो जो आप बात करते हैं, नहीं, आपका उसके लिए अंदाजा भी क्या तो है एक कि ट्रेनिंग कितना चाहिए। टाइम लगेगा हमारा ट्रैफिक सिस्टम ठीक हो जाएगा? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमें 5 साल चाहिए। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि 5 दिन चाहिए। कैसे? देखिए, आपके ट्रैफिक वार्डन हर जगह मौजूद हैं, हाँ। एक एक चौक पे 4-4 खड़े हैं, ठीक है। हर एक के हाथ में मोबाइल है। वो कुछ भी ना करें, सिर्फ तस्वीरें बनाएं, उसी वक्त उसी दिन कंप्यूटर में डाल के डाटा भेज दें। नहीं, आगे देखिए ना, आपकी टीमें बैठी हुई हैं और नहीं। उन्होंने टीसीएस के जरिए भेज दिया, अगले दिन भाई, या उसमें दूसरे तो दिन फिर चालान वार्डन पहुंच खड़े गया। करने की जरूरत नहीं ना है। आप वार्डन को जितनी सैलरी देते हैं उतने के तो कैमरे लग जाते हैं वहाँ पे, जो ऑटो करते रहते हैं सारा, इस वक्त तस्वीरें खींचते इमीडिएटली रहते हैं। आपने काम करना है ना, कैमरे लगने में टाइम लगेगा। हमने इमीडिएटली 5 दिन में ये सिस्टम करना है। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि वो हमने- जो हर वार्डन खड़ा है वो तस्वीरें फेंकता रहेगा आपके उसमें? फेंकनी हो रहे हैं, उसकी ड्यूटी ये होगी कि उसने कोई चालान नहीं काटना, उसने सिर्फ चौक में खड़े होकर तस्वीरें बनानी है और वो डाटा देना है। डाटा प्रोसेस होके अगले दिन टीसीएस के ज़रिए चालान पहुंचेगा घर पे और इमीडिएटली वो जमा करवाना है। तो जब आप ये एक थोड़े इशारे से के चालान ऊपर, जाते ही आप एक इशारे के ऊपर मॉनिटरिंग में एक बंदा बिठाएंगे, एक हो जाए, 2 हो जाए, नहीं, एक तो वो होगा जो इशारे पे खड़ा तस्वीरें खींच रहा है, ठीक है। उसको मॉनिटर करने वाला हर इशारे पे एक अलग बंदा होगा। क्यों होगा? सिर्फ मॉनिटर कैसे तस्वीरें, होगा? वो देखें दरमियान में खड़ा है और यूँ तस्वीर बना रहा है। 1-2 दिन 4 दिन लगेंगे कि लोगों को पता चल जाए कि ये हो क्या रहा है, और उधर से आपका टीवी चैनल सारे वो दिखा रहे हो कि जनाब कैमरे शुरू हो गए हैं, जुर्माने शुरू हो गए हैं, मोहतात हो जाओ। 2-3 दिन के बाद आपके ट्रैफिक के लोग खुद ही देखेंगे ना कैमरा खड़ा है, वहीं रुक जाएंगे। डॉक्टर साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा Within कि हम 5 इसमें days आपकी ट्रैफिक मजीद का बात सिलसिला करें, खत्म लेकिन अभी ये बात अधूरी है। ये जो डॉलर वाली बात है, जो इंडस्ट्री वाली बात है, इस पे हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर कोई प्रोग्राम रखेंगे और इसमें हम बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।